फैसला लेने में हजार बार सोचें। इस वक्त यूरोप की और जितनी सऊदी कुव्वतें हैं उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तानी फौज को कमज़ोर किया जाए। बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो कि बहुत याद रहो। 1993 से जो सोशल वर्क है, 2003 से ये जब सिलसिला शुरू किया, कुछ करके कुछ हो जाता है फैसल को। जी फैसल नेशनली वो बाहर पढ़ चुके थे। ही अंडरस्टूड व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, प्रोग्राम है दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया सुंदस और मैं हूं सैयद फैसल करीम। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और इस हवाले से आज हम पूरे प्रोग्राम में बात भी करेंगे। उनके कई अफकार हैं कि जो जिंदा व जावेद हैं आज तक, और उनका सबसे अहम जो है, और यही आज की हमारी अच्छी बात है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो सबसे अहम कोट मुझे लगता है वो ये कि फ़ैसला लेने में हज़ार बार सोचें, लेकिन अगर एक बार फैसला ले लें तो फिर उसको एक बार में एग्जीक्यूट करें और एग्जीक्यूशन पे कायम रहें। तो ये थे हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और एक बार फैसला लिया, हज़ार बार सोचा होगा, एक बार फैसला लिया, और वो फैसला आज हमें पाकिस्तान की सूरत में हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ चलेंगे बड़ी खबर की जानिब। पार्लियामेंट हाउस से सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर स्पीकर अय्याज सादिक भी बरहम। FIR कटवाने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। मोहम्मद अली खान और ख्वाजा आसिफ के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। आखिरी सियासी हलचल कब थमेगी, प्रोग्राम में बात होगी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी आज मज़ार क़ायद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सदर वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़िराज अक़ीदत। क़ायद का विजन आज नौजवान क्या सोचता है, प्रोग्राम में जानेंगे। लफ्जों को जोड़ना और जोड़कर तोड़ना, स्क्रैबल के खेल में पाकिस्तान का बड़ा कारनामा। लगातार 5वीं मर्तबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान बन गया है। माशाल्लाह, दुनिया के 138 प्लेयर्स को मात देने वाला फख्रे पाकिस्तान अफान सलमान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान एथलीट्स का बड़ा कारनामा। पैरा ओलंपियन हैदर अली डिस्कस थ्रो मुकाबलों में कांसी का तमगा ले आए। पैरा ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैदर अली से आज करवाएंगे शो में मुलाकात। ऑलराइट, तो बड़ी खबर आपने जानी, लेकिन हम वही बार बार कहते हैं कि क्या ही बड़ी खबर होगी पाकिस्तान में सियासत से बढ़ के। और जो कुछ हो रहा है हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है, और पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना नई नई चीज़ें आती हैं। फिर एक नई चीज़ हो गई। क्या नई चीज़ हो गई? PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक हलचल मची हुई है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती अरकान और अपोजिशन में खूब लफ्जी गोलाबारी हुई। अली मोहम्मद खान ने सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर जमहूरियत की बदतरीन इसको रात करार दे दिया, और कहा कि आमरीत में कभी भी पार्लियामेंट का तक़द्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ था। इस पे ख्वाजा आसिफ ने भी जवाब दिया और बोले कि जब आप कहेंगे कि बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रद्द अमल आएगा। बिल्कुल, और इसी पे हम जरा बात कर लेते हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब रहनुमा मुस्लिम नून हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। PTI के दौर में बहुत कुछ हुआ है, इतना इंतशार हुआ, और सियासी मुखालफत में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने ही है। लेकिन एक जमहूरी हुकूमत में कौमी असम्बली के अंदर अरकान की गिरफ्तारी को कैसा देखते हैं आप? क्या ये अमल इन फ्यूचर नवाज शरीफ को या उनकी लीग के लिए ये तानों का बायस नहीं बनेगा? देखिए, जो PTI का रवैया है ये बिल्कुल ही गैर सियासी है। जब तक PTI नो डाउट के एक अवाम में उसकी पजीराई है, लेकिन जब तक वो सियासी जमात नहीं बनती, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इदारों के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के वजूद के लिए नुकसानदेह है। वो कभी भी अभी तक वो सियासी पार्टी नहीं बनी। और परसों जो जलसा हुआ था अली अमीन कडापोर और दूसरे जिस ज़बान इस्तेमाल की, वो किसी तरह भी मुल्क को कौम के मफाद में नहीं है। वो तो मतलब मुल्क की जड़ों को खोखला करने के मुतरादिफ है कि आप अपनी एजेंसी पे, अपने भी सिक्योरिटी इदारों पे इस तरह की तंज करेंगे।
तो एक मतलब है बड़ा एक खतरनाक है ये। तो मतलब ऐसा ऐसा इस तरह लग रहा है कि शायद ये बैरूनी साजिश का मोहरा बने हुए हैं और उनकी यही कोशिश है इस वक्त यूरोप की और जितनी सऊदी कुव्वतें हैं उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर किया जाए और इस तरह के बयान दिए कि फ़ौज को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। तो हम तो ये खुल्लम कहेंगे कि बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जब लेकिन तक सियासी सेनेटर जमात साहब नहीं बात यह है, पीर और मंगल की रात को दुनिया ने ये जो मंजर देखा, मतलब पहली बार ही देखा होगा, चंद गाड़ियां कानून बनाने वाले ऐवान में, मेरे और आपके सेलेक्टेड लोगों के ऐवान के अंदर जाती हैं, फिर कौमी असम्बली की बिजली भी मुनक़ता कर दी जाती है, फिर अरकान को गिरफ्तार किया जाता है। आपको नहीं लगता है ये सारा अमल किसी भी इंतशारी टोले की मजीद मकबूलियत का बाइस बन सकता है? ये बात सिर्फ हुकूमत की नहीं है, पूरी रियासत की है कि हुकूमत और ज़्यादा वो जो बात करते हैं ज़्यादा रियासत के ख़िलाफ़ बात करते हैं और जो कि बहुत ही नुकसानदेह है और बड़ी खौफनाक है कि सियासी पार्टी तो चलो लड़ते रहते हैं, आप रियासत के ख़िलाफ़ जब खड़े हो जाते हैं तो फिर तो ये तो बगावत के ज़िम्मे में आता है। तो पीटीआई को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वो अगर कहते हैं अगर वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं है तो कोई भी कबूल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं और उनको दोबारा सोचना चाहिए। जो पीटीआई की संजीदा लीडरशिप है उनको सोचना चाहिए और नौजवानों को और क्या दिया है। देखो ऐसे ही मतलब पब्लिक की एक खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने जो इक़दाम किए, मसलन उनके पास इतने फंड नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, उन्होंने हेल्थ कार्ड जो है वो सबके लिए आम किए हुए हैं। अब देखो फिर नो डाउट कि होना चाहिए सबको। बिल्कुल अब बिल्कुल जो अफोर्डिंग लोग हैं वो भी इस्तेमाल करें। सर जो बिल्कुल हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि अदालती इस्लाहाती क़वानीन में तब्दीली पहले गिरफ्तारियां करके ऐवान से इन अफराद को कम करने की कोशिश की गई है, जो इस में काफ़ी रुकावटें भी थीं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कुछ रुकावट तो नहीं बन सकते थे क्योंकि उसमें तो राय शुमारी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा शोर डाल सकते थे, बदमज़गी पैदा कर सकते थे, हुल्लड़बाजी कर सकते थे, रुकावट तो नहीं पैदा कर सकते। ये बस ज़्यादा है कि शोर शराबा करते। हम देखो इन सब की तकरीरें आप देख लें, देखो इन्होंने वायलेशन की 7 बजे तक जलसे का टाइम था और रात 11-12 बजे तक चलता रहा। इनको वार्निंग भी देते रही, बल्कि जो बंदा उनको वार्निंग देने गया था उन्होंने उनको मतलब कैद कर लिया, उनको हब्से बेजा में रख लिया इंतजामिया का बंदा। उस वजह फिर कानूनी हरकत में आना था और उसके पे FIRs हुई। आज उन्होंने ब्रेस्टर जो कवर को तो छोड़ भी दिया है क्योंकि उसकी वो तकरीर बेल हो गई, वो FIR छोटा था। अब अगर अली मीन गंडापुर ने इतनी सख्त तकरीर की है और फौज को ललकारा है तो ये बहुत ही बड़ी घिनौनी साजिश है के लिए। उसको तो करार वाकई सज़ा देनी चाहिए और जो आइन कानून में उसकी सज़ा है वही सज़ा मिलनी चाहिए। एक सूबे का वज़ीर आला तो ये नहीं कि चूँकि वज़ीर आला तो उसको बख्श दिया जाए और कार्रवाई नहीं होनी, नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे सदर पाकिस्तान है लेकिन या सेनेटर साहब देखिए ना, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी जो है तसादुम को बर्दाश्त करने का मुतामिल नहीं हो सकता है। अब ये तमाम तर चीज़ें हुई, कल रात असद कैसर का बयान जो है वो इंतहाई तशवीश का बायस बना। असद साहब कह रहे थे कि हम डरे हुए हैं, इसलिए मफाहमत इसलिए होती है क्योंकि डर है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन डर की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। अब ये बताइए कि इससे आप क्या अखज़ करेंगे? हमारा मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। जी सेनेटर साहब। जी बिल्कुल, ये तो एक धमकी है ना जी, धमकी है कि हम डरे हुए हैं और नहीं कर रहे। डरे क्या है भाई, आप धीरे धीरे इसी गाड़ी निकाली इस्टेब्लिशमेंट को, ये कोई डर तो नहीं है, बल्कि ये लोगों को उकसा रहे हैं कि जी आप फील्ड में हैं। एक तो जो अपने लीडर को ये खुश करने के लिए जो पानी PTI है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बढ़ से बढ़कर बयान देते हैं, ठीक है ना जी। अब अली मीन गंडापुर ने जो जिस तरह ललकारा है, इस फौजीदारों को गाली गलौज की है, तो पानी PTI ने उसको शाबाश दी है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, बजाय इसके कि उसको नब कर रहा कि जी आप इदारों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। ठीक एक तरफ उनसे रिलीफ मांगते हैं, राइट, और दूसरी तरफ इनका ये रवैया है। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौहरी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक चैंपियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर वार्म वेलकम। फैसल, आज कौन मौजूद है सेट पर हमारे साथ? ओके, इससे पहले कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, वो आपको पता है ना कि भाई शायरी तो मुझे मतलब yes, कैफियत है, वो कूट आती रहती है। तो एक बड़ा अच्छा शेर है, बचपन में स्कूल में पढ़ा था, लेकिन फिर बाद में वो राज अफशा होता गया कि वो शेर कहा क्यों गया। क्या था? शायर कहता है कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो कि बहुत याद रहो। आज हम सब इस चीज़ की फ़िक्र करते हैं कि यार हमारी यह आसाइश पूरी हो जाए। मतलब कि मैं तो एक मुतवसत आदमी हूँ, मेरे पास छोटा मोटा मोबाइल है। अब आप जैसे अमीर लोग हैं वो इस चीज़ पे फ़िक्रमंद रहते हैं कि यार 14 आ गया तो 16 कब आएगा, और अल्ट्रा प्रो और ये सारी चीज़ें कब आएंगी, तो FBR वाले देख लें। खैर, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं रात दिन। लेकिन फिर हमारे ही माशरे से कुछ ऐसी शख्सियात जन्म लेती हैं जो ये कहती हैं कि अभी और भी बहुत काम करने हैं इस मुल्क के लिए, इस उम्मत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उन सारे लोगों के लिए कि जिनके पास खाने को शायद दिन में 2 वक्त, या कुछ के पास 1 वक्त, या कुछ के पास 1 वक्त भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन लोगों की मदद करना चाहते हैं कि जो लवारिस हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं होता। और कहा ही गया है ना कि अगर नेकियों में गिना जाए तो अव्वल तरीन नेकी जो है उनमें शुमार होगा कि अगर आप किसी यतीम की कफ़ालत कर लें या किसी भूखे को खाना खिला दें। तो आज हमारे साथ ऐसी ही एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, फ़र्जंदे सियालकोट और बानी उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन, डॉक्टर खुर्रम रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वार्म वेलकम, बहुत बहुत खुश आमदीद। और क्योंकि आप फ़र्जंदे सियालकोट हैं तो इसलिए सर जी आया नू बड़ी बड़ी मेहरबानी तुसी तशरीफ लाए हो। तो ऑफ द रिकॉर्ड तो पंजाबी च गल्ला बथेरी करांगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सर सोनिया प्लीज टेक इट ऑन। सर बताइए कि जैसे अभी हमने देखा भी कुछ फुटेजेस में, लेकिन ये एक जर्नी होती है, इंसान कहीं से चीज़ शुरू करता है तो यहाँ तक आप आज पहुँचे। तो हम जानना चाहेंगे कि कब से शुरुआत हुई, ये आइडिया कहाँ से आया, या कोई वाक़या ऐसा हुआ, थोड़ा सा इसके हवाले से हमें बताएं। ये कैसे फॉर्म हुई आपकी NGO? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले ये ना एक अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ात हैं कि जिसको चुन लें, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अल्लाह पाक ने ना एक देग सी पकाई हुई है और उसके ऊपर आपको बिठा दिया कि लो भाई इसको तकसीम करो, और ये उसकी ब्लेसिंग है कि आपको चुन लिया उसको तकसीम करने के लिए। अदरवाइज़ हमारी क्या औकात है, हम तो खुद कुछ भी नहीं है। तो ये 1993 से जो सोशल वर्क है, दौर यतीमी से ये जब सिलसिला शुरू किया, जो एहसासात थे, जो हालात थे, वाक़यात थे अब्बा जी के जाने के बाद जो है, तो फिर कुछ महसूस किया कि कुछ करना है, और सिर्फ अपने लिए नहीं करना, इस माशरे के लिए करना है, अपने वतन अज़ीज़ के लिए करना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए करना है। और फिर बस नीयत और इरादा किया, और अल्लाह ताला की रहमत और उसके फ़ज़ल से जो है वो सफ़र दिन ब दिन आसान होता गया। और आज से कुछ 6 साल पहले प्रॉपर उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का जो आगाज़ किया गया, और इस वक्त ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बड़ी कामयाबी के साथ, और बस अल्लाह की मदद है कि हम तो इस काबिल नहीं, ये काम कर रही है। सिर्फ सियालकोट के अंदर जो शेल्टर होम है उसमें कोई वी हैव अप्रॉक्सीमेटली मोर दैन 200 पर्सनस, 200 से ज़्यादा बुज़ुर्ग लागर, आँखों में कीड़े पड़े हुए, सरों में कीड़े पड़े हुए, पूरे जिस्म में कीड़े पड़े हुए, और किसी की टांग कटी हुई है, किसी के बाजू कटे हुए हैं, और सड़कों के ऊपर फेंक दिया हुआ, कब्रिस्तानों में फेंक दिया हुआ। इवन के हॉस्पिटल के बाद जो कचरादान है उसके अंदर से निकाल के जो है लेके आए। तो फिर जब तदफीन का सिलसिला शुरू किया, और लवारिस भी नहीं कहूँगा क्योंकि वारिस होते हैं, हर बंदे का कोई ना कोई तो होता है, जब अल्लाह पाक ने उसे तकलीफ़ किया है तो वो शुआओं या हवाओं की वजह से तो आया नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो नफ्सा नफसी का दौर है अपनों ने ठुकरा दिया, और इवन के वफ़ात के बाद भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जब हम तदफीन करने गए तो हमारे से पहला सवाल होता था जी कि ये बताएं कि जी इसका मज़हब क्या है, इसका अकीदा क्या है, और ये किस बरादरी से, किस नस्ल से और किधर किधर से इसका राब्ता है, फिर आप तदफीन कर सकते हैं। तो बड़ा एक मुश्किल होना। बल्कि मुझे याद है कि 8 साल के चेयरमैन जो हैं फजल जलानी, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया एक बंदा ना, तो वो जब उनकी तदफीन होगी तो कब्र हर चीज़ तैयार थी, जनाजे के बाद मैंने टीम को भेज दिया, तो वो उन्होंने पुलिस को बुला लिया कि जी हम ना तदफीन नहीं होने देंगे। मैं चला गया, मैंने कहा जी हाँ जी बताएं
दसो तुहाडे की लगदे ने? मैं जी साडे अब्बा जी ने। अल्लाह जब मैं कहना साडे अब्बा जी ने, कहंदा झूठ बोलन डे ने जी, इन्हां दे अब्बा जी नहीं। मैं कहा अल्लाह दे बंदेओ, एक बुजुर्ग आदमी तो साडे ही वालिद है ना, बेशक हमारे बुजुर्ग है ना। बेशक। तो वो क्या मैं आपको बताऊं कि मैं तो शर्मिंदा हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि आप इधर क्यों तदफीन करते हैं? मैं जी मुझे ना ये फलाने फलाने बंदे ने परमिशन दी हुई है। मैं जी वो उनके अबाउजदाद ने इस कब्रिस्तान के लिए जगह दी थी, फलाना कोना उनका है और फलाना इधर वाला कोना हमारा है। आप उस कोने में तदफीन कर सकते हैं, इस कोने में नहीं। और ये हमारे अबाउजदाद ने दिया है, वो चले गए हुए हैं, जगह वफ़ करके चले गए हुए हैं। तो आप यकीन करें, मैंने वहाँ से डेड बॉडी ली, रात का टाइम था, एक फर्दर दूसरे कब्रिस्तान में जाके उसकी तदफीन की और बड़ा दुख हुआ। करंट सिनेरियो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला की ज़ात मदद फरमाती है, तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जगह डोनेट की। इस वक्त 2 एकड़ के करीब एक उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का एक अपना ज़ाती कब्रिस्तान है, जिधर कोई भी वो हमें ये ना बताए कि मैं किस बरादरी से हूँ, मेरा क्या अकीदा है, मेरा कारोबार है, नहीं है। वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ बिल्कुल फी सबिलिल्लाह हमारी सर्विस लेके वहाँ पे तदफीन कर सकते हैं। बेशक। अच्छा, एक तो ये आपने बात बताई। अच्छा, और इसके अलावा जो उम्मत है वो क्या क्या, किन किन शहरों में और क्या क्या मज़ीद सर्विसेज जो है सिंध में बड़ा काम कर रहे हैं, थरपारकर के अंदर। वहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से कोई 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं पानी के, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, समर पम्प्स हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी खेती बाड़ी के लिए पम्प्स हैं, ठीक है। और एक दफ़ा तो मेरी आंखों में ना खुद आंसू आ गए कि वो ऐसे झाड़ी हैं, कोई रास्ता नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, और जीप के ऊपर वो ऐसे ऐसे बस वाइब्रेशन वो हो रही थी, वाइब्रेशन जो है। तो उधर गए हैं, तो उधर ना उसने ना सब्जियाँ उगाई हुई थी जी, लिखा उम्मत फाउंडेशन सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक ब्लेसिंग थी कि एक इस जगह के ऊपर सब्जियाँ बस सहरा को सरसब्ज। ये मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ आपकी बातें सुनकर, और आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, लाइक एहसास मर गया है। हाँ, आज की इंसानियत मर गई है, और आप जैसे लोग अल्लाह ताला ने रखे हैं ताकि जो लोग बेचारे यतीम हैं, बेसहारा हैं, जैसे आपने कहा कि कीड़े पड़ गए, उनका कोई वाली वारिस तो होगा, लेकिन वो आज इस माशा को पढ़े हुए हैं, वो जी प्रॉपर वो ठीक हो गया। अब मतलब कि तो आपके थ्रू हुए वो सब, और उन्हें उनके पास वो स्किल्स हैं, ठीक है। आप हैरान होंगे कि आजकल ना एक हमारे पास ना जी मेंटली रिटार्टेड है जी साडा बाबा ना, तो बाबा जी को छोड़ गए हुए हैं, और आप यकीन करें बाबा जी से मैंने आधी इमारत बनवा लिया है। वो बेहतरीन मेसन है, मिस्त्री हैं, और मैंने उनसे पता नहीं दीवार है ये मैं चाचा जी चलो, ठीक है। मैं तो बड़ा उनके हुनर देख के हैरान, और हर एक हुनरमंद वो ये कहते हैं ना कि वैसे हम बड़े क्रिटिसाइज़ करते हैं यूरोपीय माशरों को, लेकिन जो हमारी तालीमात है ना डॉक्टर साहब, वो उन्होंने उसको अडॉप्ट करके, और वो चाहे वो स्पेशली एबल्ड अफराद हों, चाहे वो ओवर एज्ड अफराद हों, चाहे वो उनके पेट्स हों, जानवर हों, आप देख लें कि इनके साथ एक माशरे का रवैया कैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि माशरा कितना हेल्दी है। इस बात को मैं ये कोट करूँगा कि तालीम और तरबियत, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास तालीम है, यानी कि वी हैव इंफॉर्मेशन नॉलेज, ठीक है, लेकिन तरबियत का फुकदान है, और वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास, और काश कि हम जो है वो प्लानिंग कम करें और अमल ज़्यादा करें। डिग्रीज ले लेके जमा की हुई हैं, लेकिन हमें शऊर, इंसानियत और तरबियत कुछ भी नहीं है हमारे अंदर। दिस सो ट्रू। सर, आपने इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, आपने इसमें मेंशन किया हुआ है कब्रिस्तान का भी ना, तो वो कब्रिस्तान किस तरह से मैनेज करते हैं? वो होली सोली आप लोगों का ही एरिया है, और उसमें जो यतीम डेड बॉडीज़ आती हैं उसमें हर बंदे को परमिशन है, उसमें अच्छा। जो भी हमें कॉल करेगा वो हमारी फ्री एमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनकी डेड बॉडी को गसल से लेके तदफीन तक जो है उस पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, फ्री हाँ ऑफ कॉस्ट आप। और लेकिन आज मेरी बहन जो आपकी आंखों में आंसू हैं, मैं सारी रात रोता हूँ। अभी तक कोई 700-800 बंदा मैं तदफीन कर चुका हूँ, लेकिन जब मेरे पास न्यू बॉर्न बच्चों की डेड बॉडीज़ आती हैं, तो आप यकीन करें वो रात को ना वो मैं बैठ जाता हूँ उठ के ना, वो मेरे से सवाल कर रहे होते हैं कि हमारा कसूर क्या था। और ये कसरत हो गई हुई है इस चीज़ की, और बदकिस्मती ये है कि उसको फेंकने वाले ने, अगर होता है ना कि किसी साफ़ जगह पर फेंका हो, उसको नाली के अंदर, कचरे के अंदर, वो जब मैं उसकी डेड बॉडी को गुसल के लिए उसके जिस्म के साथ साफ़ करता हूँ ना, ये गलाजत जो है, तो मैं कहता हूँ शायद इसे मौत की इतनी तकलीफ़ नहीं हो, जिस कदर ये एक रवैया, ठीक है कि हम मुसलमान हैं ना, एक रवैया है। अगर मेरा बच्चा हो, मैं वो फेंके, एक मैंने डेड बॉडी रिसीव की, तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को मुझे वहाँ पर ना लेके जाएँ,
कहते हैं सर क्यों, मैं आप लेके जाएं। उधर ना मैंने नोट किया तो एक पत्थर का ना टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने पकड़ लिया। कहते हैं सर ऐरा की करना आज, यार ये बड़ा जालिम पत्थर है। जब उसने फेंका है ना तो उसके घुटने की ना स्किन उतर गई है। एक न्यू बॉर्न बच्चा जी, है, जी, बेटी जी, जी। थी, तो मैं क्या उससे शायद मौत की तकलीफ ना हुई, लेकिन इसकी पत्थर लगने के उसकी जो स्किन उतरी है ना, वो तो उसने तो तकलीफ को एक्सप्रेस भी नहीं किया नहीं होगा। कर सकते, नहीं। और ये मैं ये इसलिए भी बावर करना चाहूँगा कि आपने ख़ुद इस चीज़ का जिक्र किया कि जब दौरे यतीमी में आपने इस चीज़ का फ़ैसला किया। मैं चाहूँगा कि लोगों को आप अपनी वो भी चीज़ बताइए कि किस एज में वो चीज़ हुई, और जब वो एक चीज़ हो गई ऐसे टाइम पे होना कि जब आप बच्चे हैं अभी ना, अभी लड़कपन के दौर में, तो उसके बाद फिर किस तरह अपने आप को आपने ना सिर्फ अपने आप को आपने मैनेज किया, बल्कि माशाल्लाह इतनी बड़ी आपने पूरी एक इदारा खड़ा कर दिया जो एहसास कर सके लोगों का। एक्चुअली ये उम्मत निस्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और दूसरा ये फ़र्द वाहिद नहीं है। ये सिलसिला मैंने इसको जो डेवलप किया ही इसलिए कि हम रहें ना रहें, ये कारवां जो है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है ना ये चलता रहे जो है। और कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने मैसेज करता हूँ दोस्तों को, मैं हम कम हिस्से की शम्मा तो जलाएंगे, ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना कि हम जलाएं इस वतन अज़ीज़ के लिए, इस दीन के लिए, इस पाक धरती के लिए। और इसमें आपने ये भी किया कि राशन से लेके खाना, मैं चाहूँगा इस खाना सिर्फ हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सही, क्योंकि जब अब्बा जी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ तो खाना नहीं थे खाते। यही होता था कि अब्बा जी की फ़लानी दवाई ले हैं, फ़लाना अब्बा जी शायद ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, ये है। तो अटेंडेंट तो वैसे ही वो बेचारा वो दौड़ भाग करके ना तो ख़ुद बीमार हो गया होता है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं खाना ना जो अटेंडेंट्स हैं ना उनको डिलीवर करता हूँ। और बस एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। वो खाना भी जब वेरी फर्स्ट डे मैं लेके गया, मैं अक्सर कोट कर चुका हूँ ये मुझसे चैनल्स पे, तो मेरे अंदर ना एक था कि मैं खाना लेके आया हूँ और आज ये लंच बॉक्स में मैं दूँगा। तो एक खतून ने बच्चा उठाया हुआ और मुस्कुरा के ना अपने बेटे को मुखातब होकर कहती है, और तेन भुख लगी दी सी, पंजाबी में, अल्लाह मियाँ ने तेरे से रोटी पेश छड़ी है। अल्लाह अकबर। और मैंने कहा जब अल्लाह पाक ने इसके लिए भेजी है तो मैं तो सिर्फ वसीला बनूँ लाने के लिए, अल्लाह अकबर। मैं कौन हूँ। अल्लाह। तो वो फिर ऐसा अल्लाह ने करम फरमाया कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर उस खाने में से भी सबक मिलता है जी, ठीक है। कि एक दफ़ा ना बिल्कुल हड्डियाँ थीं और चावल और बिल्कुल बचे हुए चावल चंद दाने कह लें। तो एक अम्मा जी बड़े धीमे लहजे में कहती, पुत्र रोटी मुक गई। मैं हाँ जी ऐ ही फड़ा दे। और अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कैसे कैसे एक माँ, उसके 4 बच्चे थे, गूंगी बहरी थी, उसने आके ना मुझे पहले ऐसे पीछे छेड़ा है। मैं कहा बाजी इधर बैठ के खाएं। उसे फिर कहा है कि मेरे छोटे, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैं वहाँ से जब मूव हुआ ना तो शोर पड़ गया जी कि ये 4 बच्चे हैं, माँ नहीं मिल रही। अच्छा, 4 बच्चे हैं, माँ नहीं मिल रही। ठीक। एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चा ना, उसको मैंने गोद में उठा लिया, एक पुलिस वाला दूध ले आया, एक फीडर ले आया। इंसानियत है ना यहाँ पे। वो उसको बहलाना शुरू हो गए, सब बच्चों को टॉफ़ियाँ ये वो करते 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 पता चला कि वो खतून जो है ना वो मेरे पास आई थी कि खाना दो बच्चों के लिए, अपने लिए। मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, वो बाद में आई। मैं कहता आप किधर थी? तो कह जी मैं तो उनके यहाँ नहीं, इशारा करके ना कि मेरे बच्चों को भूख लगी है, खाना दो। मैं शर्मिंदा भी बड़ा हुआ, उसे खाना भी खिलाया, लेकिन माँ है ना एक, ठीक है, तो वो पता नहीं इस तरह कई माएँ होंगी बेशक। लेकिन सर अब जो मैं, क्योंकि हम सेगमेंट के अपने इख्तिताम तक आ रहे हैं और ये तो गुफ्तगू इंसानियत के हवाले से जितनी भी हो कम है, लेकिन दरिया को कूजे में अगर बंद किया जाए तो आप जैसी शख्सियात और इस मौके पे वो तमाम तर शख्सियात जो कि इस वक्त पाकिस्तान में शहर कराची हो या लाहौर हो या सियालकोट हो, जहाँ भी थर पार्कर का आपने जिक्र किया, जहाँ पे जो काम इस वक्त है
सरकार का वो यकीनन आप लोग कर रहे हैं। आप लोग दाद के मुस्तहिक हैं, आप हर तरह की अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। Absolutely. और मैं आपका तहे दिल से दुनिया बोले की तरफ से, बोल न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक प्लीज़ और प्लीज़ करना प्लीज़। चाहूँगी सर, आप खुशकिस्मत हैं, यू आर द चोजन वन। अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है इंसानियत की खिदमत के लिए, तो आप तो बस दर्जात बिल्कुल। आपके वैसे ही बुलंद कर दिए हैं वही अल्लाह ताला ने यहाँ और मैं दुनिया में चाहूँगा भी। कि और आप जाते जाते एक मुख्तसर सा मैसेज जो है वो लोगों को मैसेज ज़रूर अल्लाह का वास्ता है, जितनी भी गैर ज़रूरी रस्म व रवाज है, हाँ। चाहे फौदियों के ऊपर है, शादियों के ऊपर है, तलीम के ऊपर है, किसी भी चीज़ पे, वो अगर आप अल्लाह की कसम खा के, तो अगर सिर्फ आप वो ख़त्म कर दें ना, तो बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मौजूद थे कि जो उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के ना सिर्फ बानी हैं, अपने आप को फ़र्जंदे सियालकोट भी कहलवाते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि शहर के बेटे ही उठते हैं, शहर की वो बच्चियाँ ही उठती हैं और उस शहर को, उस मुल्क को दूसरे खित्तों से मुमताज़ करती हैं। और इंसानियत की खिदमत ऐसी चीज़ है कि जिसका सिला ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी यकीनन मिलता है। तो इसी मैसेज के साथ कि अपनी जितनी भी जो हम, अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो कोशिश करें आगे बढ़ें और अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद ऐसे लोगों की भी मदद करें कि जिनके पास शायद दिन में 2 या 1 वक्त का खाना नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और प्लीज़ एहसास मरने ना दें, इंसानियत मरने ना दें, खुदा का वास्ता अपने अंदर अपने बच्चों तक की एहसास और इंसानियत मुंतकिल करें। ब्रेक का वक्त हो गया, जी। मेरे ख्याल से ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, एक और चैंपियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं आप सब एंजॉय कर रहे होंगे अपने हमारे इस प्रोग्राम को। आपका अपना ही प्रोग्राम है ऑब्वियसली। अब जो सेगमेंट शुरू होने वाला है, भाई मैं वैसे ही खामोश हो जाती हूँ स्पोर्ट्स का सेगमेंट में, क्योंकि स्पोर्ट्स का नाम आता है और यौम खामोशी, इसलिए मैं खामोश हो जाती हूँ। कुछ करके कुछ हो जाता है फैसल को। जी फैसल, मैं चाहूँगा कि आपने ये जो एक्सप्रेशन दिया है मैं डिक्शनरी में ढूंढूं और ये मुझे हो क्या जाता है, ये मैं पहली बार मुझे पता अभी चला। देखेंगी ऑडियंस क्या लेकिन होता है देखिए, लेकिन खुश होना भी चाहिए ना, क्यों ना हम खुश हों भाई। बिल्कुल। एक तो हमने जेवलिन फेंका और जेवलिन में जो है हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। माशाल्लाह। फिर एक स्पोर्ट डिस्कस थ्रो। बाय द वे स्कूल में जब एथलेटिक्स हम करते थे तो शॉट पुट होता था और डिस्कस होता था, तो यूज्ड टू वंडर के यार ये क्या। लेकिन अब क्योंकि ओलंपिक्स में इतना और पैरालंपिक्स में माशाल्लाह से हीरो पाकिस्तानी आज हम आपकी सेगमेंट से मुलाकात करा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा हासिल किया है डिस्कस थ्रो। मैं आपको बता भी दूँ, डिस्कस थ्रो इस अ मेटल प्लेट, और जिस तरह शॉट पुट होता है वो एक लोहे की बॉल होती है, इसी तरह डिस्कस थ्रो इज़ अ मेटल प्लेट और उसको आप एक एंगल के साथ फेंकते हैं। अब आप समझ में आ गई, मैंने खेला हुआ है ये ऐसे करके। ऑलराइट, तो डिस्कस थ्रो में 52.54 की थ्रो उन्होंने की, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हैदर अली हैज़ बीन द चैंपियन फॉर पाकिस्तान इससे पहले भी। तो हम हैदर अली को वेलकम करते हैं, और हैदर अली को सबसे पहले तो हैदर भाई आपको बहुत बहुत खुशामदीद शो में। पाकिस्तान का आप फ़ख्र हैं। तो सबसे पहले तो पैरालंपिक्स की जो सफ़र की आपकी कहानी है, मेडल जीतना, और हम ये भी बता चुके हैं आपको, अपने देखने वालों को, कि किस तरीके से आपने जीता, और आपकी ज़बानी हम जानना चाहेंगे वो जज्बात, वो एहसासात आपके इस पूरे सफ़र के। प्लीज़ गो ऑन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब टोक्यो पैरालंपिक्स में क्वालिफाई किया तो मेरा एक ही मकसद था कि मैंने पेरिस पैरालंपिक्स के लिए मेडल जीतना है और अपने मुल्क का नाम, झंडा पूरी दुनिया में रोशन करना है। तो जैसे ही मेरा कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप वर्ल्ड के साथ कम्पीट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जिसमें कनाडा, यूक्रेन, अमेरिका वगैरह सारे मालिक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा मेडल कंफर्म हुआ, ब्रॉन्ज मेडल, तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ताला शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, और आप सबकी दुआओं से मैंने अपने मुल्क का झंडा जो सारी दुनिया के सामने लहराया। तो ये चीज़ें लफ्ज़ों में तो नहीं बयां हो सकती, इसमें बड़ा एक जज्बा होता है कि जब आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैदर, आप पाकिस्तान की तरफ से मेडल की वाहिद उम्मीद थे, तो ये कितना प्रेशर था आपके ऊपर, और ये जो मुकाबले होते हैं ये कितने मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा सा बताएंगे हमें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जैसे अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था, तो मेरा मेरा तभी ये एम मकसद बन गया था कि मैंने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतना है। तो जैसे मीडिया में चल रहा था कि पूरे पाकिस्तान की नज़रें भी इस मेडल पे थी, तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर था कि मैंने मेडल जीतना, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा था, तो मेडल जीतना भी आसान नहीं था। काफ़ी मतलब कि ये चीज़ें बर्दाश्त करके सोच रहा अच्छा, था। अरशद भाई की आपने बात की, तो हालिया दिनों में अभी रिसेंटली आप दोनों की मुलाकात भी हुई पेरिस में। क्या क्या हुई मुलाकात में बातें, और या फिर बातें भी हुई या सिर्फ मुबारकबाद का ही सिलसिला चलता रहा? हाँ जी, मैंने तो उसको जब जीता था तभी मुबारकबाद दे दी थी। तो जब मेरा मेडल जीता था तो और पाकिस्तान एम्बेसी में फंक्शन हुआ था, तो स्पेशली इसलिए मुझे मुबारकबाद देने आया था पाकिस्तान एम्बेसी में। तो अच्छी वाह। मुलाकात हुई, क्योंकि ये तो हम जानते हैं स्पोर्ट्स मैन के, मतलब जब मेडल जीतते हैं तो हमें इन चीज़ों की कितनी अशद ज़रूरत होती है, हौसला अफजाई की, अवाम की तरफ से हो, मीडिया की तरफ से हो, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो, क्योंकि ये हौसला अफजाई हुई हमारी हौसले बढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक एथलीट बनने का फ़ैसला किया तो फैमिली से किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया और किसने सबसे ज़्यादा मुखालफत की, और आज जब माशाल्लाह इतनी कामयाबियां आपको मिल रही हैं तो फैमिली के क्या तासुरात हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कामयाबियों की वजह है, ये सारा क्रेडिट मेरे वाले साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब से बचपन से जब से मैंने स्पोर्ट्स का आगाज़ किया, तो उनकी वजह से कभी रुकावट नहीं हुई। या यहाँ तक कि आपको पता है कि जब बंदा शुरू करता है तो वसाइल की बड़ी कमी होती है, जी। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने सहूलियत हो सकती थी मुहैया की, और आज उन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ। हैदर भाई, आपने मेडल जीता पैरालंपिक्स में और डिस्कस थ्रो में माशाल्लाह 52.54 की आपने थ्रो की। अच्छा, इस इवेंट से पहले जो है आपने यू हैव बीन कम्पीटिंग विद इंटरनेशनल कम्पिटिटर्स, और अभी भी आपने बात की अमेरिका, चाइना, भारत, सबका जिक्र किया। तो जब ऐसा इंटरनेशनल इवेंट होता है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और आप खुद जब यू आर द सोलो पार्टिसिपेंट फ्रॉम पाकिस्तान, इस प्रेशर से मुकाबले के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं आप? अजी अजी, ये मैं एक अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मुस्लिम घराने में पैदा किया, क्योंकि हमारी ये ईमान की एक कुव्वत होती है, एक ईमान होता है। जैसे हम जिस हाल में भी हों तो हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें, हमारी इसमें ही भलाई है कि अल्लाह ने रखा है। तो मेरा यही एक जज्बा है कि अगर मसाइल, जाहिर बात है पाकिस्तान में रह के इतने मसाइल होते हैं ट्रेनिंग में, आउट सीजन में जब ट्रेनिंग करते हैं, मैं गुजरांवाला में करता हूँ, तो कोई वसाइल 0% वसाइल है, और उसके अलावा जब मेडल जीत के आते हो तो उस तरह की हौसला अफजाई नहीं होती है, ये भी एक बड़ा मसला होता है। तो मेरा बस यकीन ही अल्लाह पे होता है कि अल्लाह ने शायद ये इसीलिए इसी में मेरी बेहतरी रखी है कि मैं मतलब यहाँ रह के ऐसा कर सकूँ। तो मैं तो हमेशा बस यकीन पे ही अपनी सारी मेरी जितनी लाइफ है स्पोर्ट्स की यकीन पे ही है, तो उसी के ट्रेनिंग करता हूँ, उसी यकीन को रख के मैं कंपटीशन करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता देता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें दो राय नहीं कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली आवाम में सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है, इसके अलावा जो दीगर खेल हैं उनको पजीराई नहीं मिलती है। टैलेंट जो है वो पाकिस्तान में कूट कूट के भरा हुआ है, तो हुकूमती सतह पर मज़ीद कौन से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है जिसके बाइस मज़ीद नए टैलेंट को निखारा जा सकता है? जी, मैं एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे अभी अर्शद नदीम ने मेडल लिया और मैंने मेडल लिया, इस तरह अवाम को अभी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इल्म, पहले इतना नहीं था लेकिन अभी इल्म हो रहा है कि क्रिकेट के अलावा अभी कुछ गेमें हैं जिसमें बंदा पार्टिसिपेट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गेम है ना, ये 200 मुल्कों में खेले, ओलंपिक्स में 200 मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 200 मुल्क में पार्टिसिपेट करके मेडल लेना ये बड़ी बात है सर, इम्पॉसिबल और बिल्कुल। ये कमेंडेबल भी है, है। कमेंडेबल क्रिकेट भी तो है। जस्ट मुल्कों में क्रिकेट है, बिल्कुल, हाँ जी। तो बिल्कुल। क्रिकेट तो कहीं है ही नहीं, तो ये 12 मेडल लगे बिल्कुल। रहते हैदर, हैं। तो असल गेम तो ओलंपिक्स है जिसमें पूरा 200 पूरी दुनिया जिसमें मतलब पार्टिसिपेट करती है, तो उसमें मेडल लेना तो एक ख्वाब जैसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़ख्र पाकिस्तान हैदर अली हमारे साथ मौजूद थे, और आपने और तने तनहा पाकिस्तान से सोलो एथलीट जाके, और एक ही बंदा जा रहा है
और वो मेडल लेकर आ रहा है। सोचे हमारा टैलेंट जो है किस लेवल पे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमें कितनी क्या कहना चाहिए, कितनी खुशियां देखने को मिल रही हैं, बार बार मेडल्स आ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, पाकिस्तान अदर देन क्रिकेट, हमें अदर देन क्रिकेट कितनी खुशियां देखने को मिल रही हैं। हम भी आपके पास आपको बहुत कुछ है अभी दिखाने के लिए इन द शो, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मिल्लत का पासबा मोहम्मद अली जिन्ना, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं दुनिया बोल है में। और आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 76वीं बरसी है। ऐसे ही वो दिन होते हैं कि जब एक बार फिर हमें तजदीद करनी होती है अपने उस अहद की जो हमने आज के दिन उस कायद से किया था, जिसने अपने चंद रुफ़क़ा के हमरा एक बहुत बड़े साम्राज्य को ऑन पेपर शिकस्त दी। ये नहीं कि कोई जंग लड़ी या फिर पाकिस्तान वॉज नॉट क्रिएटेड कि कोई जंग हो या इस तरह की चीज़, लेकिन वो एक वकील थे और उन्होंने दलाइल की बुनियाद पे इस वतन को, इस मुल्क को हासिल किया। तो इस आज हम बात करेंगे। वी आर ऑनर्ड टू हैव फैमिली मेम्बर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जाकिर हुसैन साहब। आप MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग हैं और आपकी एक वसी रिसर्च है। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि जाकिर साहब तशरीफ लाए। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द स्टूडियोज एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जिन्ना साहब और उनका विजन ऑफ डेमोक्रेसी, क्या बताना चाहेंगे? नेचुरली वो बाहर पढ़ चुके थे, ही अंडरस्टूड व्हाट डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट, और वो ये चाह रहे थे कि यू नो यू शुड हैव डेमोक्रेसी फॉर द सिंपल रीज़न you should have a system of justice, और he wanted you know like things to evolve। और जो भी उन्होंने अपनी लड़ाई की अंग्रेज़ों से to obtain Pakistan, that was through constitutional means, it was not violence या protest or something या mass सब वो नहीं था, but he did it through constitutional means within the framework। that's why he was never jailed। Gandhi was jailed, Nehru was jailed, everybody was jailed, but he was not jailed। और because he knew the constitution and the law। सर, हम आपने बात की और उनके जो विजन था डेमोक्रेसी का और आइन पे रहते हुए, लेकिन बिल्कुल साथ ही में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ऑब्वियसली वी कांट चेंज द नेबर्स। कायद आज़म एक वक्त में he was a staunch believer of the Hindu Muslim unity and he was obviously he's a congressman himself। What happened? What led him from कांग्रेस से मुस्लिम लीग में? बड़ा अच्छा सवाल है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग बिकॉज दे रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स somewhere earlier on, before by 1909 or something they reached this thing understanding कि भाई ये होगा से Muslims will vote for Muslims। but then what happened, उसमें एक तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया, उसके बाद नेहरू backtracked like he backtracked on a lot of issues। he backtracked on Kashmir with फारूक अब्दुल्ला, with मास्टर तारा सिंह। इन्होंने वो जो सिखों को जिन्ना वांटेड सिक्स विद पाकिस्तान, बट उन्होंने उसको ऑफर दी नेहरू ने, तो एंड ही हैड द कैरेट एंड स्टिक बोथ। तो मगर बाद में उन्होंने उसको बैक ट्रैक कर लिया इन 60s। उन्होंंने कहा जी मेरा कैपिटल चंडीगढ़ होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, इट्स गोइंग टू बी जॉइंट विद हरियाणा। सो ही बैक ट्रैक्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स एंड कायद आज़म ने ये पॉइंट आउट किया था फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला वाज जेल्ड and somebody else was made the chief minister, so he's been doing that। he had been doing that। और अब ज़रा कश्मीर पे ही बात कर लेते हैं। कायद मोहम्मद अली जिन्ना के दिल के बहुत करीब था कश्मीर। मैं चाहूँगा कि उनके कुछ व्यूज़ अबाउट कश्मीर आप हमें ज़रूर। he was not feeling too well and he wanted to go to Kashmir, मगर वो उन्होंने महाराजा was not very keen to have him, तो he suspected कि कुछ काम ख़राब हो रहा है, बिकॉज जूनागढ़ में ऑलरेडी हो चुका था जी। तो उन्होंने कहा देयर समथिंग इन द एयर एंड ही टोल्ड हिज जनरल, बट जनरल वाज नॉट अंडर हिम, ही वाज अंडर सेंट्रल कमांड। बजाय वो कायद आज़म के सुनने के ही टोल्ड हिज काउंटर पार्ट इन इंडिया एंड ही टोल्ड माउंटबैटन, और फिर देन कायद आज़म हैड टू मेक अ कोवर्ट ऑपरेशन फॉर कश्मीर। दैट इज एब्सोल्युटली। और कायद आज़म के मरने की देर थी, उन्होंने फिर हैदराबाद पे भी कर दिया 1962 में, फिर पौंडीचेरी पे भी वही किया, गोवा पे कर दिया इन अर्ली 60-61। So they were all out for expansion, and then you see they are again trying to create that Akhan Bar type of thing। हालांकि वो प्रिंसेस की तो अलग चॉइस थी कि किसी को भी ज्वाइन करे, जूनागढ़ को ज़बरदस्ती ले लिया इन्होंने, निज़ाम हैदराबाद को ले लिया, और कश्मीर में प्लेबिसाइट होना था, उन्होंने बैक ट्रैक कर दिया। 1975 में उन्होंने सिक्किम ले लिया जी, सिक्किम ले लिया, एंड वी आर प्रॉब्ली नॉट वेरी अवेयर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू।
It's time we, you know. हाँ, say. इस पे आपसे तो मुफस्सल गुफ्तगू जो है एक छोटा सा आइलैंड था अबव मालदीव, स्वाद्वीप or something. यस And Qaid Azam Lakshadweep. Lakshadweep, sorry, yeah. And he sent his ship there. But the ship was just late by a couple of minutes और Indian flag वहाँ लग गया. And that was a Muslim majority यस area. यस Yes. अच्छा, अब सर इतनी सारी बातें हैं जो कि आप बता रहे हैं और ये तो हमें इसका शायबा भी नहीं है क्योंकि लक्षद्वीप का तो अब इंडिया बहुत ज़्यादा क्लेम करता है। खैर हम दोबारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ आते हैं। सर को बिठा के तो पूरा प्रोग्राम कर लिया जाए, हाँ। कायद आज़म के ऊपर ख़त्म ना होंगी बातें, 2 घंटे में भी समाप्त नहीं होगा। 2 घंटे जी, तो कम पड़ेंगे आपको। 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। मतलब ये एक ऐसी हस्ती जहाँ आज जो हम इतनी खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो ये उन्हीं की बदौलत है। सर मैं चाहूँगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि वो एक विजनरी लीडर थे और ऐसा नहीं कि जस्ट एक फैक्शन ऑफ द सोसाइटी के हवाले से उनके एवरीवन। तो आज हम देखते हैं मुल्क में इंटॉलरेंस और ये सारी चीज़ें माइनॉरिटीज़ के हवाले से, ख़ातीन के हवाले से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपको क्या ये बात जानकर बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमें माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बट ही मेड हिज पीस विद देम एंड ही गारंटीड देम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और जब पाकिस्तान की वोटिंग हुई तो 3 क्रिश्चियन मेंबर्स ने हमें वोट दिया। ना दैट इज़ समथिंग, that means something that he had them all on board. तो जब उन्होंने दिया फिर don't you like उनकी तकरीर भी you are free to go to your temples, you are free to go to this thing 11th तो उन्होंने उनको बड़ा गारंटी किया constitutional rights and your first law minister was a जोगिंदर नाथ मंडल। एब्सोल्युटली। और मैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वक्त की कमी है एंड वी वुड लाइक यू टू अगेन कम टू द शो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, बट मैं चाहूँगा आज के दिन के मुनासबत से बिकॉज यू आर द फैमिली ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कोई एक मैसेज ख़ास तौर पे यूथ के लिए प्लीज़। ही लव द यूथ से उनको बेपनाह प्यार था एंड ही यूज्ड टू गो टू द अलीगढ़ स्टूडेंट्स एंड ऑल दिस। एंड आपको जानकर हैरत होगी कि उनकी एस्टेट में 1 लाख रुपया सिर्फ उनकी बेटी को मिला, 20,000 रुपीज़ फातिमा जिन्ना एंड द रेस्ट वेयर इट ऑल वेंट, अलीगढ़, इस्लामिया, दिस थिंग, यूनिवर्सिटी पेशावर एंड सिंध मदरसतुल इस्लाम। यस। तो उन्होंने सारा डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह किया। वो उन्होंने कोई एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं की, बल्कि ये वलीका मिल्स की शायद 46 में उसमें इनाग्रेशन हो रही थी। तो ही सेड कि देखो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बेनिफिट शू रीच द पुअर। ये नहीं कि गरीब एक रोटी पे ज़िंदा रहे। आई वांट कि आपके भी हालात बेहतर हों मगर साथ साथ जो पुअर का है वो भी अपलिफ्ट हो और उनकी भी वेल ऑफनेस हो एंड दे शुड लीड अ बेटर लाइफ एंड कंफर्टेबल लाइफ। ये नहीं कि वो एक रोटी पे रहे और आप ना that's the class of a visionary leader. Thank you so much जाकिर साहब। इंशाल्लाह आपको दोबारा मदऊ करेंगे। तो जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज का दिन एक बार फिर हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि जब हमारा लीडर इतना विजनरी है तो क्या हमारे अंदर कमी है कि जो हम जो है मुल्क को आगे नहीं लेके जा रहे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके फरमूदात और उनकी बातें फरामोश कर दी हैं। तो आज का दिन एक बार फिर इस तजदीद करने का दिन है कि हम कायद और उनके फरमूदात पे अमल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।